हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर पवन सर जी 2020 क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कृषि से संबंधित। कृषि के विषय में आज हम कुछ पर चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि कैसी क्या है, नकदी फसल क्या होती है, खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं और कृषि संबंधित जो क्रांतियां समय समय पर लाई गई हैं, इसका क्या महत्व है, आज इस पर चर्चा करते हैं। मैं सोचा ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको इसमें से बहुत ढेर सारे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी हैं प्राप्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृषि क्रांतियां। कृषि क्रांतियां क्या होती हैं? कृषि से संबंधित कोई भी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि से संबंधित किसी भी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा या फिर वैज्ञानिकों के द्वारा जो नए नए खोजें की जाती हैं, बीजों की या फिर उर्वरक की, रासायनिक या फिर हाइब्रिडाइजेशन उसमें किया जाता है, नई तकनीक विकसित की जाती है कृषि संबंधित, जिससे उस फसल की पैदावार ज़्यादा हो सके। इस प्रकार का जो भी प्रोग्राम किया जाता है वो उस फसल संबंधित कृषि क्रांति कहलाती है। तो कृषि क्रांतियाँ बहुत सी भारत में लाई गई समय समय पर। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद भारत में भूखमरी बहुत ज़्यादा से फैली थी और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन के लिए नए तकनीक, नए उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता थी। इसलिए एक हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति आप लोग जानते होंगे, ये खाद्यान्न से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन या फिर कह सकते हो गेहूं एवं धान, अनाज फसलों के उत्पादन से संबंधित ये क्रांति थी। ये क्रांति भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैली। इसमें मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन से संबंधित ये क्रांति थी। फिर बाद में धान से भी जुड़ गया, चावल से संबंधित। सबसे पहले ये क्रांति अमेरिका में शुरू हुई। अमेरिका में सबसे पहले विकसित हुआ गेहूं की उन्नत किस्म मैक्सिकाना गेहूं की एक प्रजाति थी। मैक्सिकाना एक गेहूं की प्रजाति थी। गेहूं की प्रजाति जिसका विकास किया गया मैक्सिको में, अमेरिका में, इसलिए इसको मैक्सिकाना गेहूं कहा गया। उन्नत किस्म का ये प्रजाति गेहूं की। तो विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई अमेरिका से और उसके बाद फिर भारत में आई हरित क्रांति। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये भारतीय हैं। इन्होंने भारत में सबसे पहले हरित क्रांति लाई। और विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की। तो यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। हरित क्रांति संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे बनते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न ये बनता है
कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, अनाज से संबंधित। इसमें मुख्य रूप से गेहूं पर जोर दिया गया था, गेहूं उत्पादन में। और ये इसमें मैक्सिकाना गेहूं प्रजाति की विकास किया गया था। और ये विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन 1967, 66 और 67 में हरित क्रांति विश्व में आई थी और भारत में 1967-68 में लाई गई थी। एक साल बाद ही भारत में ये क्रांति आई थी। इससे गेहूं के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई हरित क्रांति की वजह से, और गेहूं उत्पादन बढ़ने से भूखमरी में कमी आई। यहाँ से प्रश्न और बनते हैं हरित क्रांति से संबंधित। पूछा जाता है हरित क्रांति के आने से भारत में किस फसल पर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। तो दुष्प्रभाव की बात की जाए या कुप्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा है, तो दलहन पर। यहाँ से प्रश्न बन जाता है हरित क्रांति के आने से दलहन के उत्पादन में कमी हो गई थी और कम हो गया था, क्योंकि दलहन ज्यादा समय लेता है और इसलिए इसका अरहर उत्पादन या फिर दाल से संबंधित बहुत सी फसलों का उत्पादन कम कर दिया गया और गेहूं का उत्पादन ज्यादा किया जाने लगा। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कुप्रभाव या दुष्प्रभाव हरित क्रांति के आने से किस फसल पर ज्यादा पड़ा है, तो वो दलहन में पड़ा है। और सबसे ज्यादा इसका अच्छा प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। ठीक है, तो ये हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न था। इसके अलावा और भी क्रांतियां हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति ये वर्गीज कुरियन लाए थे भारत में। वर्गीज कुरियन ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। दुग्ध अच्छी किस्म की गाय या फिर भैंसें की नस्लों का हाइब्रिडाइजेशन करने से श्वेत क्रांति में बढ़ोतरी हुई। दुग्ध उत्पादन से भारत में प्रोटीन की कमी जो थी उसका पूरा किया गया और बहुत से दूध से संबंधित उत्पाद जो बनाए जाते हैं उसकी पूर्ति होने लगी। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक वर्गीज कुरियन जी हैं। तो यहाँ पर ये इसके बाद और हम आगे बताते हैं श्वेत क्रांति, दूध क्रांति। इसके अलावा और क्रांतियां कृषि संबंधित हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है पीली क्रांति ये तिलहन से है। तिलहन उत्पादन, तिलहन से संबंधित उन्नत किस्म के बीजों का विकास किया गया पीली क्रांति से। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य है। मत्स्य पालन, मछली उत्पादन से संबंधित है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। रजत क्रांति ये जो है अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से है। अंडे में भी प्रोटीन होता है, इसके उत्पादन के लिए रजत क्रांति लाई गई। या फिर इसी को हम सिल्वर क्रांति भी कहते हैं। सिल्वर, रजत को सिल्वर ही कहते हैं। रजत क्रांति कह सकते हो या फिर सिल्वर क्रांति कह सकते हो। अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद भूरी क्रांति, काली क्रांति, या फिर इसको हम कृष्ण क्रांति कहते हैं। कृष्ण क्रांति। भूरी क्रांति ये उर्वरक से है।
उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम को बढ़ावा, पेट्रोलियम पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि वाहनों के चलने से पेट्रोल डीजल की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ी, इसलिए काली क्रांति लाई गई। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गोल क्रांति लाई गई। गोल क्रांति, गोल क्रांति ये है आलू उत्पादन से। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति, लाल क्रांति ये टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। इस प्रकार से इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति ये मिश्रित खेती के लिए है। मिश्रित कृषि से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। इसके अलावा और भी प्रश्न बनते हैं जो कृषि क्रांति से संबंधित है। अमृत क्रांति जो है, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इससे भारत के प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की योजना लाई गई क्योंकि भारत का पानी जो है, बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा भारत की ज़मीन पर रोका जा सके, समुद्र उसको न जाया जा सके क्योंकि नदी का पानी बह जाने से भारत की ज़मीन प्यासी रह जाती है। इसलिए भारत की ज़मीन को प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा का सीजन थोड़े समय के लिए आता है और ज़्यादा आता है, लेकिन सब पानी अधिकतर बह जाता है। तो उसको रोकने के लिए अमृत क्रांति लाई गई। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। इसी प्रकार से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं क्रांति से संबंधित। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां थी। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नकदी फसल क्या होती है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, नकदी फसल क्या होती है? तो हम आपको बता दें, ऐसी फसल को नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। नकदी फसल जो है, ये टॉपिक पर आते हैं। नकदी फसल को वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं या फिर व्यापारिक फसल, व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। नकदी फसल या फिर वाणिज्यिक फसल या फिर व्यापारिक फसल, ऐसी फसल जो हमको तुरंत नगद पैसा दे दे, ऐसी फसलों को नकदी फसल कहा जाता है। भारत में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं बहुत से जिससे तुरंत पैसा प्राप्त हो जाता है, तो नकदी फसल उसे कहते हैं। बाखूबी आप लोग समझ में आ गया होगा, जैसे नाम से ही नकदी, जो ऐसे तुरंत नगद पैसा मिले, ऐसी फसल को जो खेत में ही बिक जाए या फिर तुरंत जिससे पैसा प्राप्त हो जाए, तो उसे व्यापारिक फसल या वाणिज्यिक फसल कहते हैं। उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे कपास, गन्ना, कपास है, गन्ना है, जूट है, केला है, पपीता, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिससे तुरंत हमको पैसा प्राप्त हो जाता है। तो ये व्यापारिक फसल या वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आते हैं। अब यहीं से प्रश्न और भी बन जाते हैं। नकदी फसल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दलहन किसे कहते हैं, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। दलहन ऐसी फसलें जो दाल दें, जो
दाल उत्पन्न करें ऐसी फसलें दलहन फसलें कहलाती हैं। दलहन फसलें कहलाती हैं। जैसे उदाहरण आपको बताते हैं, अरहर, चना, मूंग, उड़द, ऐसी फसलें को दलहन फसल कहते हैं, जिनसे दाल प्राप्त होता है। और भी हैं, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ऐसी फसलें जो दलहन उत्पन्न करती हैं, ये दलहन फसलें कहलाती हैं। इसके बाद तिलहनी फसलें, तिल वाली, तिलहन जिससे तेल प्राप्त हो, वसा, तिलहन फसलें। तिलहन फसलें ऐसी फसलें जिनसे तेल या वसा, ऑयल प्राप्त हो, जैसे सरसों, सूरजमुखी, सूर्यमुखी, सरसों, सूरजमुखी, तिल, ऐसी फसलें जो हैं ये तिलहन के अंतर्गत आती हैं। इससे तेल प्राप्त होता है। यहाँ से एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, सोयाबीन तिलहन के अंतर्गत होता है कि दलहन के अंतर्गत आता है। तो सोयाबीन जो है वो दलहन फसल है, तिलहन फसल है। इससे तेल भी प्राप्त होता है और दाल भी प्राप्त होता है, इसलिए ये दोनों के मध्य होता है। सोयाबीन जो है, तिलहन तेल भी इससे प्राप्त होता है और इससे सोयाबीन के बीज भी होते हैं, लेकिन ये दलहन में आता है, तिलहन में नहीं। इसमें से तेल प्राप्त होता है और सोयाबीन को सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। इसका उत्पादन ज़्यादातर मध्य प्रदेश में भारत में होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मूंगफली की बात की जाए, मूंगफली नकदी फसल में मूंगफली भी आता है, मूंगफली। लेकिन अगर ये पूछा जाए मूंगफली दलहन है या तिलहन, तो मूंगफली जो है तिलहन है। तेल प्राप्त होता है उससे, मूंगफली से। तिलहन फसल के अंतर्गत आएगा मूंगफली, आप लोग याद रखेंगे। और आपके एग्जाम में बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान है। यहाँ से हम आपको कुछ बता सकते हैं। काली मिट्टी में उत्पादन होता है, काली मृदा कपास के लिए सर्वोत्तम होती है, गन्ना के लिए जलोढ़ मृदा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जूट को गोल्डन फाइबर कभी कहते हैं। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा, रेशे वाली फसल भी है जूट, कपास, जूट ये रेशे वाली फसल है। जूट को गोल्डन सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, भारत में पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बागानी फसलें किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिनको बागीचा के रूप में, छोटे बागानों के रूप में लगाया जाता है, बागानी फसलें कहते हैं। जैसे पपीता, केला है, चाय, मेहंदी, ये ऐसी फसलें हैं जिसको बाग के रूप में लगाया जाता है। ये बागानी फसलें कहलाती हैं। काफी,
आम, अमरूद, ये सब बागानी फसलें के अंतर्गत होगा, जो बाग के रूप में लगाया जाता है। रेशेदार फसलें आपकी हम चर्चा कर चुके हैं, कपास है, गन्ना है, जूट है, ये रेशेदार फसलें हैं। अब हम आपको चर्चा करते हैं रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है और जायद की फसल क्या होती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है, ऐसी फसल जो ठंडी में उगाई जाए। रबी की फसल, रबी की फसल जो ठंडी में उगाई जाए, जो शीत ऋतु में उगाई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, बोने का समय है। बोने के समय अक्टूबर नवंबर, कटाई का समय मार्च अप्रैल। ये है, उदाहरण बताते हैं हम आपको। गेहूं, सरसों, गेहूं, सरसों, चना, आलू, ऐसी फसलें जो होती हैं रबी की फसलें होती हैं। बेर्रा, जिसको हम जौ कहते हैं, ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ये ठंडी में बोई जाती हैं। तापमान इसके लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बेहतरीन उगता है। भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी और पंजाब में होता है। यूपी, पंजाब, जलोढ़ मिट्टी में गेहूं उत्पादन अधिकतर। रबी की फसलें जो हैं ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी में ही उगती हैं। तो रबी की फसल ये है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। खरीफ की फसल जो बारिश के सीजन में बोई जाती है। खरीफ की फसल बारिश के सीजन में, खरीफ की फसल बारिश के सीजन में या गर्मी में बोई जाती है। जून जुलाई, जून जुलाई में बोने का समय होता है और काटने का समय सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत उदाहरण बताते हैं आपको। धान, बाजरा, ज्वार, तिल, ये फसलें हैं जो खरीफ के अंतर्गत होती हैं। इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वर्षा ऋतु में ज्यादातर होती है। वर्षा ऋतु में इसके बाद जायद की फसल, जायद की बात की जाए, इसको गर्मा फसल भी कहते हैं। गर्मा की फसल
ये फसल सबसे छोटे समय के लिए बोई जाती हैं। इसमें गर्मी की फसलें बोई जाती हैं। तरबूज, लौकी, उड़द, मूंग, खीरा, ककड़ी, ये फसलें गर्मी की फसलें हैं। गर्मी में ज़्यादातर ये गर्मा फसल के नाम से जायद फसल कहते हैं। ज़्यादा तापमान होता है तो उस समय ये फसलें होती हैं। तो कृषि से संबंधित बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद आगे हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।